बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेशन को लेकर के, जिसमें हम पेडागॉजी और कंटेंट दोनों के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी करते शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं रखता हूं, ये रहा। क्वेश्चन है, संख्या 37 को दो ऐसे भागों में विभक्त कीजिए कि एक भाग के 5 गुने और एक भाग के 11 गुने का योग 227। आपको ऐसे दो भाग करने 37 के कि अगर एक भाग का आप 5 गुना करें और दूसरे भाग का आप 11 गुना करें और उन दोनों को जोड़ें तो 227 आए। तो यहां पर देखिए, आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को आसानी से करने की पूरी कोशिश करेंगे जरूर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, तो ये आपको बताना है। तो उम्मीद है आपका सवाल बड़े आसानी से आप आराम से कर पाएंगे। तो देखो, इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो बहुत सारे बच्चे जल्दी करने के लिए इसको ऑप्शन से कर लेते हैं, जैसे 15 और 22। तो अब क्या करेंगे, पहला भाग 15 है, दूसरा 22 है, दोनों को जोड़े 37, 37 सब 37 ही टोटल हो रहा है। तो अगर इस भाग का 5 गुना करें तो 15 पंजे 75 और इसका 11 गुना करें तो क्या होगा, 232, है ना भाई। अगर इसमें 11 गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 23, इन दोनों को जोड़ेंगे 227 नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। 20 का 5 गुना 100 और 17 में 11 की गुना करेंगे तो 187, तो 287, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि तो 227 बोल रहा है। 25 पंजे 125 और 12 में 11 की गुणा करेंगे तो 132, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200, कितना हुआ 257 और 30 पंजे 150 और 77, कितना हुआ 227। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। यू कैन चूज बाय ऑप्शन इजीली, क्योंकि सवाल में आपके सामने लिखा हुआ है करना क्या। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अदरवाइज इसको बेसिक से करना चाहें तो आपने माना पहला भाग 37 एक्स है, दूसरा 37 माइनस एक्स हो जाएगा। पहला पार्ट एक्स है तो 37 माइनस एक्स हो जाएगा। उसने बोला कि पहले भाग का 5 गुना तो 5x प्लस दूसरे भाग का 11 गुना तो 11 गुना इंटू 37 माइनस एक्स बराबर 227 होना चाहिए। बस एक्स का वैल्यू से निकाल दो। तो आप इसको आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो एक्स का वैल्यू आप आसानी से 7 यहां निकाल लेंगे और आपका सवाल बराबर हो जाएगा। दैट इज दिस वन 7 और दिस वन 37। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। 37 माइनस 30। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट और या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब। एक और प्रश्न है आपके लिए स्क्रीन पर, ये रहा। यदि ए बी सी के बीच 510 रुपए को बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि बी को जितना मिलता है उसका 2/3 ए को मिलता है और सी को जितना मिलता है उसका 1/4 बी को मिलता है, तो रूपों में उनका हिस्सा और शेयर कितना होगा। सवाल बड़ा आसान है। ए बी सी है, 510 रुपए आपको बांटने हैं और बी को जितना मिलता है उसका 2/3 ए को मिलता है और सी को जितना मिलता है उसका 1/4 बी को मिलता है। तो यानी ए बी सी के बीच में आपको बांटना है और ये कंडीशन, ये सवाल मैंने आपको पहले भी कराए हैं कि ए बी और सी टोटल वैल्यू किस पर डिपेंड है, बस उस पर आधारित सवाल है और इसको करना है तेजी के साथ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है और उम्मीद करते हैं, हालांकि इस सवाल को फिर बाय ऑप्शन आप कर सकते हैं। पहले इसको टोटल करके देख लो, अगर इन सबका टोटल 510 हो जाता है तो वो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। देखो 200 390 410 510 510 सबका टोटल 510 हो रहा है, तो सभी का टोटल 510 हो रहा है, तो यहां तो मुश्किल हो जाएगी, है ना, यहां पर तो मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या करें, यानी ये ए था, ये बी था और ये सी था। उसने कहा 510 रुपए है, लेकिन कंडीशन क्या है कि बी को जितना मिलता है उसका 2/3 ए को मिलता है। ए को क्या मिलता है, ए को जो मिलता है बी का 2/3 मिलता है
और बी को जितना मिलता है और जितना बी को मिलता है और जितना सी को मिलता है उसका 1/4 बी को मिलता है। तो भाई बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलता है, सी का 1/4। तो अगर आप सी को x रुपए मिलते हैं, अगर सी को आप x रुपए मान के क्वेश्चन को करें तो क्या हो जाएगा, इसको हो गया x/4, इसको हो गया 2x/3 और ये हो गया x। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो आपको 510 आना चाहिए, तरीका नंबर 1। तो ऐसे कर सकते हैं आप, भाई सिंपल इजी है, क्योंकि यहां पर सबसे जरूरी बात है किसका किस पर कितना डिपेंडेंट है। अगर आप करेंगे तो यू कैन गेट द आंसर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई जवाब क्या मिला। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर तो आपको पता लग गया होगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बी आंसर है इसका एकदम करेक्ट। क्यों, अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे, देखो सी को मिला 150, जो बी को मिलता है सी का 1/4 मिलता है, ये तो ज्यादा है, गलत हो गया। सी को मिलता है 360, 360 का 1/4 किसको मिलता है, आपने कहा बी को, तो 90 हो गया सही। तो यानी डी ऑप्शन तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसको बेसिक से करते तो ऐसे करते कि 2x/3 प्लस x/4 प्लस x इज इक्वल टू 510। आप इसका एलसीएम लेते 12, तो क्या होता 3 चौक 12, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12 3x प्लस 12x बराबर 510। या आप करते 8 20 3 23, x बराबर 510 गुना 12, ऐसे कर लेते तब भी आता आंसर यही। तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज दिस वन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इट्स वेरी इजी। ठीक है भैया, तो राइट ऑप्शन इज बी नॉट सी। अब देखो, अब मैंने बताया अगर आपको ये बेसिक समझ में ना आए तो यू कैन डू वन थिंग। उसने बोला बी को कितना मिलता है, सी का 1/4 मिलता है। अब देखो सी का 1/4 कितना होना चाहिए, तो बी सी सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसका 1/4 आएगा। तो अगर सी को 150 मिलता है तो 150 का 1/4 कितना होता है, आपने कहा 37.5, ये तो 240 है, गलत हो गया। 360 अगर सी को मिलता है, बी को उसका 1/4 मिलता है, तो 90 हो गया, एकदम सही है, इसी में आ रहा आंसर बस, और किसी में आंसर ही नहीं है। राइट ऑप्शन इज बी नॉट सी। क्लियर है भैया, इजी, बहुत आसान। एक और सवाल, चलो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 7892.35 मल्टीप्लाई बाई 99.9 का मान क्या होगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब आसानी से देंगे। क्वेश्चन तो मिसमैच है, गुणा देखते कितनी जल्दी करते, कितनी बड़ी गुणा आप कर सकते हैं ये तो आप ही बताएंगे, और सवाल जल्दी से दीजिएगा आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब आसानी से मिलेगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्वेश्चन आपके सामने है 7892.35 मल्टीप्लाई बाई 99.9। आपका जवाब एक बार में आ जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। यस, देखो इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, बहुत इजी है। गुड इवनिंग अनमोल जी। सी, क्या बात है, बहुत तेजी से कर दिया आपने गुणा। तो देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, भाई इसकी एक एक अंक की गुणा करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, खुद बोलो, डिफिकल्ट टास्क तो होगा। तो आपने क्या काम किया, आप इसकी गुणा ऐसे कर सकते हैं क्या, 7892.35 मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100 माइनस का 0.1। आप बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो लिख सकता हूं ना भाई, 100 में से 0.1 जाएगा तो ये तो बचेगा 99.9। अगर मैं इसकी गुणा करूं, ये कितना हो गया, 100 की गुणा कर दो पूरी, तो क्या हो जाएगा 789235 माइनस का, अब इसमें 0.1 की गुणा कर दो तो 789,235, ये घटा दिया। तो राइट ऑप्शन क्या मिला, 788445.6765। आसान है, तो गुणा मत करने लग जाना। अगर आप सभी गुणा करने लग जाओगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप मल्टीप्लाई करने लग जाओगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ सवाल को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा
तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? आई थिंक कोई भी इशू नहीं है। घटा तो लोगे ना? मैंने 789.235 में से 789.235.000 जब अपने धांसिल यहां से लिया तो क्या बना? यहां आ गया 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 14 में से 9 गए तो 5, 12 में से 8 गए तो 4, 11 में से 7 गए तो 4, 8 8 7। दैट इज द राइट आंसर। सही समझ में आया? सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये मुश्किल नहीं है सवाल, बस समझने की देर है। अगर आप समझ जाएंगे तो इजीली हो जाएंगे। एक और, थैंक यू आयुष मीठू। क्वेश्चन है, बस 15 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लेगी? इन हाउ मच टाइम द डिस्टेंस ऑफ जस्ट 15 किलोमीटर इज कंप्लीटेड डज इट? एक दिखाया गया ग्राफ आपके सामने है, ये एक समान गति से चलते हुए एक बस का है। एक बस का चार्ट आपके सामने दिया गया है, जो बस जा रही है उसका अनुसरण करके एक रेखिक पथ यानी सीधी रेखा पर जो पथ बन रहा है उसको दिखाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करना और उत्तर देना है। अब देखो यहां पर क्या है, ये समय यानी इधर तो समय दिया है ये वाला, इट इज टाइम इन आवर, और ये दूरी दी गई है। इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है। यहां रहा ना ये, 2 घंटे में वो 12 किलोमीटर, 3 घंटे में 18, 4 घंटे में 24 और 5 घंटे में 30। तो यानी इसकी कांस्टेंट स्पीड यहां पर चल रही है, आप देख रहे हैं। तो मतलब क्या है, उसकी स्पीड कितनी है भाई? 6 में 1, 12 में 2 घंटे में 12, तो 1 घंटे में कितनी चल रही है बाय डिफॉल्ट? तो उसकी स्पीड कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर। ये तो हुई उसकी स्पीड, 6 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला है तो 15 किलोमीटर की दूरी कितने, यानी वो 15 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी? जब 1 घंटे में 6 जाती है तो 6 दूनी 12, 2 घंटा, उसके बाद कितना हुआ? बचे 3 और 6 पंजे 30, तो 2.5 आवर्स। राइट ऑप्शन डी। तो देखने में बहुत बड़ा सवाल लगता है कि अरे भाई ये कैसे होगा, हमसे पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, इतना खतरनाक प्रश्न हमें दे दिया गया है। तो इस पर बात करने की जरूरत है आपको, और राइट ऑप्शन आपके समक्ष रख दिया गया है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 2.5 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएगी। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओ माय गॉड, एक बच का सवाल। प्राइस ऑफ 1 टी शर्ट इज 55 रुपीज, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 टी शर्ट्स। एक टी शर्ट की कीमत 55 रुपए है, तो 10 टी शर्ट का मूल्य बताओ। इसको तो गलत नहीं करेंगे, सब लोग जोश में आ जाओ, इसलिए सवाल लिया है जिससे कि आपके अंदर जो जुनून है, जो जोश है, वो बरकरार रहे और सवाल को आप गलत ना कर पाए। सवाल बहुत ही आसान, पहली क्लास का सवाल है, इसको तो सब लोग सही कर देंगे मुझे उम्मीद है। 5 का सी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोटी सी बात है भाई। एक टी शर्ट 55 रुपए की है, 10 कितने की होगी? आपने कहा 10 की गुना कर दो, 550 रुपए की है जी मैम। आसान है, बहुत बढ़िया, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो कुछ पैडागॉजी अब हो जाए। पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्जाम में, चाहे आप सीटेट जा रहे हैं, चाहे यूपी टेट, चाहे एमपी टेट, हर किसी में पेडागॉजी का अपना महत्व। हालांकि यूपी टेट में कम होता है, सीटेट में 15 प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न आपके सामने है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? 1, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। 2, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। सी, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। डी, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो यहां पर देखते हैं जवाब। Which of the following statement is not true for mapping in mathematics? Mapping can be integrated with many mathematical topics. Mapping enhances spatial thinking. Mapping encourages proportional interpretation. और mapping not the part of mathematical curriculum. तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आप सभी जानते हैं प्रतिचित्रण को अंग्रेजी में बोलते हैं मैपिंग, और मैपिंग का मतलब क्या होता है कि लॉजिक, जैसे मैंने कहा ना कि यहां लिखा है 2 4 6 8 10, ये लिखा है ना। तो अब देखो 2 4 6 8 10 यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या करते हैं, ये नेक्स्ट टर्म कैसे बननी है? +2 करके +2 करके +2,
आगे वाला टर्म हर बार उसमें +2 करने के बाद आपके सामने आ रहा है, यही तो है। यानी एक मैपिंग क्या है कि इस टर्म में दो दो का जोड़ कर दो, यही मैपिंग है। तो मैपिंग या ऐसे आता है कि ये आपके सामने एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक बोल था, अब की बार इसमें 3 बोल हो गए, अगली बार कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 5 बोल हो जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या मैपिंग है, इसको बोलते हैं मैपिंग। तो ये क्या गणित में नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल पढ़ाया जाता है। क्या ये आपके लॉजिकल थिंकिंग को नहीं बढ़ाता, स्पाइरल थिंकिंग को बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता, बिल्कुल बढ़ाता है। अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये अनुपातिक विवेचन को तो दिखाता है कि इसका आगे वाले से क्या अनुपात है, क्या रेशो में ये आगे बढ़ रहा है। और ये बिल्कुल गलत लिखा है कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये गलत है। क्योंकि भाई मैपिंग तो मैथमेटिक्स का प्योरली पार्ट है, इसके आधार पर तो आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सही जवाब दिया आपने। एक और सवाल, आकृतियों में निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, चौपड़, प्रतिरूपण, कोण या सममिति। कौन से पहलुओं में से जो which of the following aspect of shapes has no connection with primary level, that is चौपड़, that is प्रतिरूप यानी पैटर्न, कोण या सममिति। तो आप सब लोगों का जवाब बहुत ही अच्छा मिल रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज कोण। कोण को बोलते हैं एंगल, क्योंकि एंगल का जिक्र जो अब ये बदल गया है, ये पुराना है, क्योंकि एनसीएफ 2005 को हम पढ़ते हैं। अगर अब एनसीएफ नया शिक्षा नीति लागू है, नया एनसीएफ जब आएगा तो हो सकता है उसमें परिभाषाएं बदल जाएं और अब के आने वाली परीक्षाओं भी थोड़ा सा टफ हो जाए। तो कोण जो है वो प्राथमिक स्तर का पहलू नहीं माना गया है। सममिति रेखाएं यानी किसी चीज को दो भागों में बांटना। आप देखोगे बच्चों के कोर्स में ये ऐसा होता है कि एक तितली बनी हुई है और इस तितली को हम दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे यहां से। तो इस सममिति रेखाओं के बारे में बात की जाती है। पैटर्न तो आप पढ़ते ही हैं, जैसे पैटर्न तो आप जानते ही हैं। और चौपड़ का मतलब होता है टेसिलेशन, चौपड़ में टेसिलेशन, ये आकृतियां, इनको बच्चा जानता है चौकोर गोल क्या है। कक्षा प्रारंभिक कक्षों में नहीं जानता लेकिन बाद में जानता है। तो राइट ऑप्शन था सी, सबको पता था। चलो एक बार, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। अगर हम बात करते हैं गणित खेल और पहेलियों की, तो वो किस में मदद करते हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित के प्रतिदिन विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। सही विकल्प क्या है? मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प्स 1 to develop positive attitude towards mathematics, relationship between mathematics and everyday thoughts, in establishing making mathematics enjoyable and encourage problem solving skills। और यहां पर ऑप्शन मिलने लगे हैं, क्या बात है, चारों ही दे दिए हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही खूबसूरती से आंसर। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 जो मैथमेटिकल गेम है और पहेलियां हैं, वो उद्देश्य उनका यही होता है कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव अप्रोच, वो आनंद की प्राप्ति करें गणित को पढ़ के। जो भी पहेलियां होती है वो उनको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाई जाती हैं, आनंद बनाने के लिए इसमें आता है और समस्या के कौशल को प्रोत्साहित करने में। क्योंकि बालक जो है वो समस्याओं से परेशान होता है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए कि हाउ इजी इट इज। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। चारों जो बातें लिखी हैं एकदम करेक्ट लिखी हैं और मैथमेटिक पजल्स। चलिए, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है। एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है, उनके क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्यादा है, अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? आलेख, ग्राफ पेपर से, कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। जी, एक आयत दिए हुए जो है आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान, ये बताते हैं। तो बता देते हैं, देखो समझने की कोशिश करना है इस प्रश्न को। सब लोगों ने ए, क्या बात है, सब लोग ए बता रहे हैं, क्या बात है, अरे बड़ा खूबसूरत जवाब दे रहे हैं आप। तो देखो समझने की कोशिश करना है।
अगर कोई भी शिक्षक शिक्षार्थी को समझाने का प्रयास करता है, अगर वो जियो बोर्ड का प्रयोग करता है, तो जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसमें सिर्फ ज्यामितीय आकृतियों की पहचान कराई जाती है, छोटा बड़ा उसमें नहीं बताया जाता, सिर्फ आकृतियों को पहचानने के लिए, 2D शिफ्ट को जानने के लिए हम जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। पैमाने का प्रयोग करोगे तो बच्चा कक्षा 4 का है, वो सही से उसका क्षेत्रफल, उसका लंबाई चौड़ाई को नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, और वो भी समझता नहीं, तो समझाने के लिए तो पैमाने का प्रयोग नहीं होगा, कागज की पट्टी भी फेल हो जाएगी। अब ये ग्राफ पेपर क्यों सक्सेस हुआ इसमें, जो आपने बताया उसका रीजन स्पेसिफिक है। जैसे आपने ग्राफ पेपर यहां पर बनाया, देखते रहना, बना के बता देता हूं। जैसे ये है, ये एक ग्राफ पेपर है। अब कैसे बच्चों को सेटिस्फाई करोगे कि ये सही है? मेरे पास स्केल नहीं है, तो भाई इसको जो है समझ के करना थोड़ा सा। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल उसने कहा बच्चे ने कि जी एक आयत है। बच्चों क्या बोलोगे? ठीक है बेटा आयत है, तो मैंने आयत बना दिया बेटा, ये सफेद कलर में। बोला जी ठीक है, इसमें कितने खाने हैं? आपने बोले बच्चे से जी 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 खाने हैं, सभी खाने बराबर के हैं? बोला हाँ जी, तो इसमें 6 खाने दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 3 मैंने लाइन ऐसे खींची, 3 ऐसे खींची। बोला ठीक है खींच लो जी। हमने 3 ऐसे भी खींच के बताई उसको, ऐसी वाली, तो 3 ही लाइन हमने यहां से खींची और 3 ही लाइन हमने यहां से खींची। अब इनको मिलाया, क्योंकि लंबाई 3 3 है ऐसे। अब बच्चे को बोला बताओ कितने खाने गिरे? लंबाई दोनों की 3 3 खाने, 3 खाने इधर से चले, 2 खाने इधर से चले। बच्चे बोला जी एक तो ये हो गया, 2 3 4, आधा आधा एक, आधा आधा एक। बोला मास्टर जी इसमें भी 6 है। तो यानी आप ग्राफ पेपर के प्रयोग से बालक को मूल रूप से परिभाषित करने में सक्षम हो जाओगे कि भाई जो ग्राफ पेपर है उसमें बच्चा इकाई वर्ग गणन की सहायता से यह सिद्ध कर पाता है आसानी से कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित में को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ according to 2005 which of the following is not the aim of mathematics education at primary level? A, encourage rational thinking, preparing for higher and abstract studies in mathematics, making mathematics a part of a child's life experiences, encourage problem solving and problem solving skills। तो यहां पर देखते हैं जवाब क्या मिल रहा है आप लोगों का। उम्मीद से भरा जवाब है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बताना है कि भाई प्राइमरी लेवल पर जो गणित शिक्षण का उद्देश्य है वो कौन सा इनमें से नहीं है, इनमें से विच वन इज नॉट। याद रखना ये नहीं बहुत ज्यादा सवालों में पूछा जाता है, इस नहीं का मीनिंग आपको जरूर पता होना चाहिए, और साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहने चाहिए। देखो समझो, उद्देश्य कहता है कि सही बात है बच्चों के जो लॉजिकल आइडियाज है, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए, एकदम ओके है। बच्चों को जिंदगी का भाग बनाओ, बिल्कुल सही बात है। एनसीपी तो कहता है कि बालक को जब भी पढ़ाओ उसकी दैनिक जिंदगी का भाग बनाकर पढ़ाओ। समस्याओं समाधान और समस्या प्रस्तुत करने की कौशल को, बिल्कुल सही बात है कि भाई आप जब बच्चे को पढ़ाएं तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप करने की कोशिश करें। लेकिन गणित के में उच्चतर एनसीएफ कहता है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, तो उस बालक को उसी क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका बुद्धि लब्धि, उसका सोचने का तरीका, समझने का तरीका वो कक्षा 3 लेवल का होता है। तो उस पर कक्षा 3 का ही प्रेशर रहने दें, उस पर उच्चतर पढ़ाई ना करें, उसको 4 का 5 का गणित या चीजें ना पढ़ाएं। राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई करने की तैयारी करना। बहुत बढ़िया जवाब। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए,
संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो यार राइट जवाब मिल रहा है बी। सबके आंसर सी है, किसी का बी है। 11 का बी और सी दो आंसर आ रहे हैं, बी सी। 12 का आंसर क्या आना चाहिए, बी सी। देख रहे हैं क्या मिलता है। ओके, तो देखो समझो, जब भी आप गणित पढ़ते हैं तो गणित का रूप कैसा होता है, सरल से कठिन की तरफ होता है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। पहले में लिखा था जटिल से सरल थोड़ी पढ़ते हो आप तो पहले सरल चीजें पढ़ते उसके बाद जटिल पढ़ते तो गलत हो गया। दूसरा, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता, बिल्कुल ये गलत है। क्यों, सवाल में लिखा गणित को श्रेणीबद्ध से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। उसने बोला है कंप्लीटली, पूर्णतः। आप किसी भी गणित की किताब में किसी भी टॉपिक को पूर्णतः नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप भिन्न पढ़ोगे तो उसमें एलसीएम नहीं पढ़ सकते, अगर आप एलसीएम पढ़ोगे उसमें फ्रैक्शन नहीं पढ़ सकते, है ना। तो ये गलत लिखा है, श्रेणीबद्धता के रूप में किया जाना चाहिए जितना कोशिश हो सके, लेकिन पूर्णतः नहीं कर सकते। संकल्पना सही बात है, आप जब भी चीजों को प्रेजेंट करेंगे वो क्या करेंगे, टेंजिबल टू इनटेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, यानी आप चीजों को मूर्त से अमूर्त संकल्पनाओं की तरफ समझते हुए उनको पढ़ेंगे। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से जोड़, बिल्कुल सही बात है। क्या अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन बताया था ना कि संकल्पनाओं को दैनिक जीवन से जोड़ना है, उच्चतर कक्षाओं से नहीं जोड़ना। ये सारे मिक्सअप जैसे लग रहे थे सवाल, लेकिन आपने सही समझा। जिन्होंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर सी है, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सबसे जरूरी बात यही है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है, छोटा बच्चा होता है, तो सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से पढ़ता है, एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ता है, और एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ने के बाद वो चीजों को शुरू करता है। इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड। तो सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। क्या है, ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? टू डेवलप ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हियरार्की इज करेक्ट? एक, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन। वर्षा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आकांक्षा। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण या अनौपचारिक निगमन, इनमें से कौन सा है? और ज्यामिति की समझ को विकसित करने के लिए आपने नाम सुना होगा हमारे इन भाई साहब का, नाम तो सुना ही होगा इनका, वॉन हेले का। सुना कि नहीं सुना? सुना है ना। तो ये वॉन हेले भैया है हमारे। तो यहां पर देखो, वॉन हेले साहब ने कुल मिलाकर के ज्यामिति को पढ़ने के लिए ज्यामिति चिंतन के 4 स्तर बताए थे। सब लोगों ने बी ए डी सब लोग आंसर दिए हैं, तो 4 स्तर बताए थे। देयर आर 4 लेवल, लेकिन एक्चुअल में वो 5 स्टेप थे, क्योंकि 0 से 4 लेवल था। मैं आपको इसकी थ्योरी एक बार बता देता हूं, जब तक नहीं बताऊंगा तब तक आप समझेंगे नहीं इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर वान हेले को नहीं समझोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है और जानना भी है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वान हेले साहब के बारे में, क्योंकि बिना वान हेले साहब के बिना बताए आप बात नहीं समझेंगे। तो पहले बता देते हैं आपका जवाब क्यों गलत है क्यों सही है। तो वॉन हेले साहब ने कुल मिलाकर 5 लेवल का जिक्र किया था, समझना। 1 नंबर है जो मैं बताने वाला हूं, ये 1 नंबर नोट कर लो डायरी में, इसमें से 1 नंबर मिलेगा पक्का, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल जो वॉन हेले साहब ने बताया था वो था, इंग्लिश में लिखता हूं फिर हिंदी में लिखूंगा, विजुअलाइजेशन। लेवल नंबर 0। लेवल नंबर 1 था एनालिसिस। लेवल नंबर 2 था इनफॉर्मल डिडक्शन। लेवल नंबर 3 था फॉर्मल डिडक्शन। और लेवल नंबर 4 था रिगर। इनको हिंदी में भी लिख देता हूं। विजुअलाइजेशन को बोलते हैं हम क्या, चाक्षुषीकरण। इसको मानसिक चित्रण भी बोल देते हैं।
एनालिसिस को बोलते हैं विश्लेषण, इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक निगमन, फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, और रिगर को बोलते हैं दृढ़ता। तो कुल मिलाकर हमारे वैन हाले साहब ने ये टोटल मिलाकर 4 लेवल का जिक्र किया था, और 0 से 4 थे जिनको बोल जाता है 5 लेवल टोटल मिलाकर। याद रखना, 1 नंबर है, बार बोल रहा हूं, दिस इज योर 1 मार्क, ये आपको 1 नंबर दिलाएगा, और इसको बोलते हैं वॉन हेले का ज्यामिति चिंतन के स्तर, ज्यामिति चिंतन के स्तर। ठीक है ना। अब हुआ क्या इसमें, मैं ये भी बता दूं इसमें क्या क्या होता है, जब भी तो समझ पाओगे, ऐसे तो मैं लिख दूंगा तो आप भी रट्टा मार लोगे। जो पहला लेवल विजुअलाइजेशन है, इसमें बच्चे चीजों को उनकी दिखावट और बनावट के आधार पर विवेचन करता है। किस पर? दिखावट या बनावट, जिसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे उसने कोई चीज देखी गोल, आपने कहा गोल, तो वो गोल क्यों गोल, उसके लिए गेंद भी गोल है, उसके लिए चूड़ी भी गोल है, उसके लिए पहिया भी गोल है, उसके लिए गोल कटोरी भी है, वो सबको गोल मानता है ना। तो वो दिखावट के आधार पर जब काम करता है उसको बोलते हैं, सिर्फ देखे, उसे नाम कुछ नहीं पता, सिर्फ गोल पता है कि गोल क्या है, ऐसी बनावट को गोल कहते हैं। उसके बाद विश्लेषण पर वो क्या करता है, वो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को जानता है। जैसे ये आयत है, ये चौकोर है, तो ये चतुर्भुज है, ये 3 कोने का है, तो इसमें 3 भुज है, 3 भुज है। तो वो इनके बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक नाम को जानता है। जैसे इसमें 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 कोण, इन चीजों को। जब बात करते हैं अनौपचारिक, इनफॉर्मल, तो यहां पर क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर शेप की डीप प्रॉपर्टीज को समझता है, नहीं उसकी सभी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करता है, और उन प्रॉपर्टीज के आपस में क्या संबंध है, वही चीज ये क्यों है, इन सबको वो एनालिसिस करके समझने की कोशिश करता है, उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। फॉर्मल में क्या करता है, 2 डिफरेंट शेप्स के बीच में संबंध बनाता है, 2 डिफरेंट शेप्स, 2 अलग अलग शेप्स हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित कर लेते हैं। मैं इनके एग्जांपल भी दूंगा अभी। और दृढ़ता में क्या करता है, वो स्वयं की आकृति बनाता है, अपनी खुद की आकृति बनाता है। जैसे आपने कहा अनौपचारिक में क्या, अनौपचारिक में कह सकते हैं कि एक वर्ग आयत है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं है, एक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। तो यहां वर्ग की प्रॉपर्टीज को वो अच्छे से समझने की कोशिश करता है। फॉर्मल में क्या करता है, आपने कहा ये एक वृत्त है, इसके चारों तरफ एक समबाहु त्रिभुज बना है टच करता हुआ ऐसे, तो ये जो इसकी जो रेडियस है और ये जो इनका रिलेशन क्या है, r इज इक्वल टू a/2√3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये 2 शेप है, एक वृत्त है और एक त्रिभुज है, उन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लिया आपने। तो जब ऐसे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको फॉर्मल बोलते हैं। और दृढ़ता का मतलब होता है कि जो वो बच्चा आपको क्वेश्चन दिया, वो खुद की आकृति से आप करते हो, स्वयं की आकृति बनाते हो ना। इसमें इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि प्राइमरी लेवल में कक्षा 1 से 5 तक ये लेवल ही हम लेते हैं प्राइमरी, और अपर प्राइमरी के बाद हम इनको पढ़ते हैं। याद रहेगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं। अब समझ में आया क्रम क्या है। तो क्रम क्या हुआ, पहले नंबर पर मानसिक चित्रण, दूसरे नंबर पर विश्लेषण, फिर अनौपचारिक निगमन, फिर औपचारिक निगमन, और 5वां यहां दिया नहीं है, तो लास्ट में क्या आएगा, दृढ़ता। याद रहेगा भैया, अब तो कोई नहीं भूलेगा इसको, वॉन हेले को याद रखेंगे सब लोग, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है और हर बार एग्जाम में वॉन हेले आपको मिलता है। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, यह संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। When teaching local values, 0 should be introduced. The first number to be studied must be 0. 0 should be introduced after number knowledge develop in child. 0 should be introduced after number 9. तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है इसका आपकी तरफ से। उम्मीद है जवाब एकदम करारा और खरा खरा आना चाहिए, और गलती के चांसेस कम है, वो कम ही करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जवाब मिलने लगा है सी। क्या बात है, सी, क्या बात है, बहुत ज्यादा सी मिला है यहाँ तो भाई। सी ऑप्शन आपने चूज किया है, तो देखते हैं क्यों।
आखिरकार आपने सी को चूज किया। देखो स्थानीय मान का परिचय अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 क्लास 3 में आता है। तो क्या क्लास 3 को पढ़ाने के बाद आप उसको जीरो के बारे में बताओगे? ये तो निहायत ही गलत स्टेटमेंट हो गया भाई। क्या आपने कभी जब गिनती पढ़ी थी कहां से पढ़ी थी? 1 2 3 4, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, ऐसे तो पढ़े होंगे। क्या कभी किसी ने गिनती जीरो से पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी, हमने भी नहीं पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी होगी। तो पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, डी ऑप्शन की बात करते हैं। आपसे बोला 8 9 10 11, क्या कभी मास्टर जी ने आपको बताया कि 9 के बाद 10 जो आया है ये जीरो क्यों है? कुछ नहीं बताया होगा, सिर्फ आपने भी गिनती पढ़ ली 1 2 3 4 5 6 9 10 11 और मास्टर जी ने पढ़ा दी। तो क्या किसी ने संख्या 9 के बाद जीरो के बारे में जाना? ये बताया किसी ने कि जीरो क्यों लगाया जाता है? नहीं ना। इसीलिए आप जब बच्चे में संख्याओं का ज्ञान विकसित हो जाए, उसे नॉलेज हो जाए नंबर्स की, उसके बाद आप उसको जीरो का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि जीरो का यूज क्या है, जीरो को क्यों हम प्रयोग में करते हैं। हेलो प्रीति, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, ये कथन सही है, बाकी 3 गलत है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? एक और सवाल तो पढ़ते हैं आगे, 1 more क्वेश्चन। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ए, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित, आधा का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलाप का कौन सा सही श्रेणी क्रम का अनुसरण करना चाहिए? सी ऑप्शन सबसे पहले दिया, क्या बात है। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन 15 का सी। सब लोग सी ऑप्शन पर आ रहे हैं कि सी ऑप्शन होना चाहिए, चलो बहुत अच्छी बात है। यानी यू आर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ इन द क्लास। तो कौन सा श्रेणी क्रम? सबने कहा सी। चलो मैं बता देता हूं, शायद आपने पढ़ा होगा, शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, सुना ELPS थ्योरी? ELPS सुना है कभी? सुना है आपने ELPS? पक्का सुना होगा। ELPS एक थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग बच्चा इन सब चीजों को में जानने की कोशिश करता है। इसको समझ लेना, ELPS थ्योरी पेपर में आ भी सकती है और आपको नहीं भी आएगी तो ये इनडायरेक्ट में पूछ जाएगी, जैसे यहां पर लिखे ELPS। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, आई का एल का मतलब होता है लैंग्वेज, पी का मतलब पिक्चर्स और एस का मतलब सिंबल, यानी अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत। किसी भी बालक में इन चीजों का डेवलपमेंट जो होता है वो इस लेवल से, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो अनुभव करता है, उसके बाद वो भाषा को सीखता है, उसके बाद वो चित्र बनाता है, उसके बाद वो संकेतों को समझने की कोशिश करता है। और एक्सपीरियंस कब मिलता है? जब वो खुद से काम करता है। अनुभव का वो जो मूर्त चीजों का प्रयोग करता है। और खुद देखो, जब किसी बच्चे को आप समझाओगे आधा क्या है, तो यही तो बताओगे, भाई देखो ये हमारे पास एक रोटी है, इसको हमने 2 भागों में बराबर बार तोड़ा, तो ये क्या हुआ? बच्चे बोलेंगे आधा भाग। तो पहले आप मूर्त चीज का सहारा लेके पढ़ाओगे, तो पहले नंबर पर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए सी। अब आपने देखा भाषा, अब देखो क्या लिखा है यहां पर, कहानी या शब्दों के प्रयोग से, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। मैंने कहा जब भी आप कहानी और शब्दों की बात करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा ना, भाषा दूसरे नंबर पर भाषा आती है, तो यानी भाषा डी जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया। उसके बाद आता है चित्र। अब वो चित्र बनाने की बात करता है, चित्र कहां बन रहा था? ये रहा ए में, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया। देन ए, और लास्ट में क्या हुआ? आधे का चिन्ह लिखता है, चिन्ह सबसे लास्ट में, दैट इज बी। लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, हमने सबसे पहले चिन्ह लगा दिया। भाई ऐसे क्यों किया आप लोगों ने? सबसे पहले हमने चिन्ह क्यों लगा दिया? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले आप क्या बताते हो? बच्चे को मूर्त चीज लेते हो, इसको 2 टुकड़े में तोड़ेंगे तो कितना? आधा।
उसके बाद भाषा का प्रयोग करते हैं कि मेरे पास सपोज करते हैं चॉकलेट थी, उस चॉकलेट में 8 भाग थे, मैंने आपको 4 दे दी, आपको कितने मिले, बोले जी आधे। तो ये भाषा का प्रयोग हुआ। तो बेटा ये भी आधा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हमने कुल इसके 2 भाग किए, एक तुम्हें दे दिया, 2 में से तो हमारे पास क्या बचा, आपने कैसे 2 में से 1 मुझे दे दिया, आपके पास 1/2 बच गया। तो ये चिन्ह हो गया उसका आधे का। उसके बाद प्रदर्शित किया गया 1/2 कैसे, चित्र दिखा करके ये आधा वाला कटा भाग और फिर चिन्ह लिख दिया। बात समझ आई? आयुष कोई बात नहीं, 4 बजे क्लास शुरू हो जाता है, वो लिंक मिले ना मिले, क्लास टाइम से शुरू होता है, क्लास टाइम से जुड़े। बात समझ में आया? कोई, चलो मैं ही कर दिया करूंगा कल से आयुष, इज इट क्लियर? तो ये याद रहेगा, ईएलपीएस भूलेंगे तो नहीं, कोई ईएलपीएस को तो नहीं भूलेगा कि जब भी इस तरह का प्रश्न मिल जाए कि वो चित्र दिखाता है, मूर्त पदार्थों का प्रयोग करता है, कुछ भी ऐसे मिल जाए, तो आप ईएलपीएस थ्योरी को यूज कर लेंगे, तो यू विल गेट द आंसर। एक और सवाल, तो 15 का ए था, सभी का गलत था लगभग ये। इनमें से सही क्या है, विच वन इज ट्रू, जो समान सामने लिखा है इनमें से सही कौन सा, ये बता। इसको तो आसानी से कर लो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देखना है और निशान लगाना, जिगजू जिगजू, दिस इज द राइट आंसर। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही है, विच वन इज ट्रू अमंग गिवन अमंग वैल्यूज। तो सबने बहुत बढ़िया, ए। बहुत सिंपल सवाल है भाई, एक बात देखो, उसने बोला 1/2, अरे भाई मोटी सी बात थी यार, देखो 1/2 और 1/6, यानी ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टोटल भाग। अब ये इस आदमी योगी अंश को बोलते कितना मिला, उसने 2 में से 1 लिया, इसने उसमें से 6 में से 1 लिया, तो 2 में से जो 1 लेगा वो ज्यादा पैसा लेगा ना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/2 और 1/6, देखो ये बड़ा, देखो मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, तो 6 कम 6 और 2 कम 2, तो यही बड़ा है, तो सही लिखा है। और याद रखना, जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं, तो जो सबसे छोटी वाली हर होती है उसकी भिन्न बड़ी, और जो सबसे बड़ी वाली हर होती है उसकी भिन्न छोटी होती है, ये तो आप जानते हैं ना, सब लोग पता है ना, वेरी गुड। तो ये सही है, ये तो गलत हो गया, ये कैसे हो जाएगा बराबर, और जब 1/2 में 3 की गुणा करोगे तो ये 3/2 होना चाहिए, ये गलत लिखा है, ये गुणा हमेशा एनआर में होती है। क्लियर है? चलो वन, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 14 और 26 होंगे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 24 and 36, द रिमाइंडर इज रेस्पेक्टिवली 40 and 36 26, then what will be the numbers? वह कौन सी संख्या है? यस, देखो लघुत्तम संख्या, लघुत्तम छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। अब देखो 24 और 36 से भाग देने पर मतलब क्या है कि उस संख्या को आप 24 से भाग करते हैं किसी संख्या में, और उस संख्या में आप 36 से भाग करते हैं, तो यानी एक संख्या ये ए थी, इसमें आपने 24 से भाग किया तो शेष कितना आया, आपने कहा कि शेष सर जी 14 आया। 36 से भाग करते हैं तो कितना आया, आपने कहा 26 आया। तो कितना अंतर है भाग करने में, भाई जो भाग करके जो शेष बच रहा है उसमें कितना अंतर आ रहा है, 10 संख्या 10 10 कहता हूं, यानी वो संख्या 10 छोटी है, भाई यही तो मीनिंग हुआ, वो संख्या 10 छोटी तो होगी। आप बताओ। हाँ शफी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वो संख्या यही तो होगी, बताओ गलत तो नहीं कर, आप देखो। अब यानी वो संख्या क्या 10 है, क्योंकि जब आप इसमें भाग कर रहे थे तो शेष 10 आ रहा था, यानी अगर 10 इसमें से कम कर दिया जाए तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाती। तो आपने देखा 24 और 36 का एलसीएम कितना हुआ, आपने कहा 24 और 36 का एलसीएम, छोटी छोटी संख्या निकलेगी, आपने कहा 72, क्योंकि 10 बार बार बच रहा था, जो दोनों में कॉमन वैल्यू था उसमें से कम कर दो। 62 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया।
हाँ नमस्कार सफी। तो जो बच रहा था हमने कम कर दिया, दैट इज 62। बहुत बढ़िया। ये आसान सवाल था। ये ऐसे सवाल आपको मैं कराऊंगा कंप्लीट, डोंट वरी। इन सवालों को पूरा कराया जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़े। राइट ऑप्शन 62। बहुत बढ़िया। एक और सवाल। आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर इनमें से कौन सा है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। आंकड़े आपके सामने लिखे हैं, इनमें परिसर, परिसर जानते हैं ना, रेंज बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, दैट इज रेंज। ओके ओके, सी मिल रहा है। देखो, आप सभी जानते हैं कि परिसर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज होता है। तो रेंज क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी है वो, और उसमें से छोटी संख्या हटा दो, तो उसको बोलते हैं परिसर। क्या होता है परिसर, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी है, दैट इज 42। इनमें से छोटा कौन सा है, 15। 27 इज द राइट। 18 का सी आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया, वेरी नाइस। एक और सवाल फिर तो आपके सामने ये रहा। 1000 पर 40% की छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% और 10% की छूट का अंतर कितना होगा? 1000 पर 40% की छूट दी गई और उसी पर अगर हम लगातार दो छूट दें, 30% और 10% की, तो इन दोनों छूटों में कितना अंतर है? It means what will be the difference between 40% discount on 1000 rupees and consecutive discount of 30% and 10% on the same amount? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, बी समझ लेते हैं। देखो, अब सिंपल देखो, 1000 पर अगर मैं डिस्काउंट निकालता हूं 40%, तो कितना हुआ, आपने कहा सर 400 रुपए, है ना भाई, 400 रुपए तो हो गया, अलग से नहीं करने की। दूसरी बात की, उसने बोला 1000 रुपए पर दो क्रमागत छूटे हैं, है ना। अब 1000 पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30%। अब 1000 पर दो क्रमागत छूटे हैं, पहले 30% और दूसरा 10%, हो ना। पहले 30% और अब 10%। तो जब दो क्रमागत छूट होती है तो आपको क्या बताया गया है, तो आप कैसे निकालते हैं उनकी छूटों का, कैसे कंबाइन करते हैं, ऐसे तो करोगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो पहली डिस्काउंट था 30 का, है ना। दूसरा डिस्काउंट था 10 का, नेक्स्ट डिस्काउंट था माइनस माइनस प्लस 30 गुणा 10 बटा 100। तो माइनस का 40 और प्लस का 3, 37। तो भाई ये 37 जो है परसेंट का टोटल छूट हुआ। तो इस पर 1000 पर 37% का छूट कितना हो गया, 370 रुपए। तो भाई 40 पर, पहले वाले पर छूट 400 रुपए थी, बाद वाली कंडीशन का अकॉर्डिंग 370 की छूट थी, दोनों का अंतर कितना हुआ, 400 माइनस 370 इज इक्वल टू 30 रुपीज। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ये इस तरह से भी कर सकते थे और इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक और तरीका बता देता हूं, अगर आप इसको नहीं निकालते तो देखो पहली छूट 40% की इधर रख दी, इन दोनों पर कॉन्जुगेटिव छूट कितनी हुई, आपने कहा छूट तो माइनस में आएगा, माइनस का 10 प्लस 30 गुणा 10/100, तो ये माइनस का 40 प्लस का 3, 37% की डिस्काउंट इसमें मिला। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 40% माइनस 37% इज इक्वल टू 3% की छूट है। तो 10,000 पर 3% कितना हुआ, 30 रुपए। ऐसे भी निकाल सकते थे। अरे सभी क्लियर है ना, ओके वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे की बात करें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और एक सवाल और आपके सामने। ओके, एक और सवाल, कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 दे है के समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान के लिए कितनी राशि की किस्त निर्धारित होगी। कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 रुपए दे है, ये समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान करने के लिए कितनी राशि की किस्त निर्धारित की जाएगी। सिंपल है भैया, बताओ जरा। 4 वर्ष वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है, उम्मीद करता हूं आपका जवाब अच्छे से मिलेगा मुझे। कोई ऋण आपके सामने दिया हुआ है, सवाल को ढंग से समझना, तब करना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, जरा कुछ गिर गया है, पानी सा गिर गया है। ओके, प्रश्न आपके सामने रख दिया गया है और जानेंगे जवाब क्या मिलेगा। सवाल आपके समक्ष है, कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 रुपए दे है, कि समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान के लिए कितनी राशि की किस्त निर्धारित होगी। देखते हैं जवाब क्या मिलेगा। जी, टेक योर टाइम, कोई आफत जल्दबाजी नहीं है। के पश्चात 212 ही आएगा। सब लोगों ने कहा 212 आना चाहिए, तो देखते हैं भैया, उम्मीद है हाँ आपका जवाब मिल जाए और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी, ये तो आप बताएंगे। राइट ऑप्शन, ओ माय गॉड, आप लोगों ने गलत जवाब दे दिया है। ना ना ना, इट्स 200। ये 212 आना चाहिए भाई, ये 212 आना चाहिए। आपने कौन सी हिसाब से कर दिया इसको, ये मैं समझ नहीं पाया। ये तो बड़ा आसान सवाल था, आपने इसको गलत कैसे कर दिया। हाँ जी, चलो बताता हूं। देखो ये सवाल है इंटरेस्ट से, जब इस तरह के सवाल करते हैं तो सवाल आसानी से हो भी जाते हैं, इनको आप आसानी से कर भी लेते हैं। तो इसका आंसर तो होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कितना आएगा, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। तो सवाल तो 200 रुपए ही आंसर आएगा एक बार। हाँ बिल्कुल, चलो समझ लो। देखो, जब भी इस तरह का सवाल आप करते हैं तो याद रखिएगा एक बात को हमेशा, कि जब भी आप इस तरह का सवाल करते हैं तो वो ऐसा नहीं जैसे आपने सीधा ब्याज निकाला तुरंत जोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं,
कुल मिलाकर क्या है, 4 वर्ष की राशि है। तो पहले वर्ष फॉर x रुपए, दूसरी वर्ष भी x रुपए नहीं होंगे, क्योंकि अगले वर्ष की जो दर है वो क्या है, पहले वर्ष में दे जमा सेकेंड ईयर में, मैं लिख देता हूं भाई फर्स्ट ईयर में कितना दिया प्लस सेकेंड ईयर में कितना दिया प्लस थर्ड ईयर में दिया प्लस फोर्थ ईयर में दिया, उसका मान 848 रुपए है। ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करते हैं पहले वर्ष की तो कितना होगा, हमने माना अमाउंट x था, हमने माना पहले वर्ष में जो था वो अमाउंट p रुपए था, तो दूसरे वर्ष में कितना हो गया, आपने कहा सर ऐसे कर दो मींस प्रिंसिपल, तो वो कितना हो गया, आपने कहा p पहला वाला प्लस p का 4% का ब्याज जो मिला उसने देना पड़ा बटे 100। उसके नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया, आपने कहा सर आगे फिर जो आया उसका p का 2 वर्ष का ब्याज, p इंटू 4 गुणा 2/100। उसके बाद अगली बार चौथे वर्ष में कितना दिया, आपने कहा सर जितना p था प्लस p का 3 साल वाला ब्याज, दैट इज p गुणा 4 वर्ष की दर से 3 साल का ब्याज बटे 100। अब इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़े तो कितना आया, आपने कहा कि सर सबको पी जोड़ें 100 को उधर भेज दें तो इट विल गिव यू 424 p और अपॉन 100 इज इक्वल टू 848। इसको उधर भेजें तो p इज इक्वल टू 848 गुना 100 बटा 424 200। ये किस्त वाला सवाल है भाई साहब, मूलधन तो पूछा ही नहीं है उसने, आप मूलधन तो उसने बोला इतना रुपया देना है। सवाल को समझो, सवाल में क्या बोला गया है, वो पूछ रहा है किस्त, ये किस्त का सवाल है, ये साधारण ब्याज का सवाल के साथ किस्त निकालने का सवाल है, ठीक है ना। दैट इज एक की जो किस्त बनेगी वो 200 रुपए बनेगी, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को, आप देखो जब भी कोई ब्याज पर पैसा देते हो तो ब्याज पहले साल में मिलेगा, दूसरे साल का ब्याज, क्योंकि जो अमाउंट उसने पहले साल में दी थी उसका ब्याज थोड़ी देगा वो। तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि पहला साल में जितना पैसा, अगले साल में जितना, 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, टोटल 4 साल का। यहाँ बहुत फुल बारिश है, यूपी में बारिश नहीं है लेकिन यहाँ बहुत बारिश है शफी, मैं भी यहीं पर हूं। चलो, एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या क्या है, विकर्णों की संख्या से बहुभुज का जो निकालना वो क्या है। एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए क्या व्यंजक है। सवाल बड़ा आसान है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड इज व्हाट। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का इसका। शायद आपको पता हो इस सवाल का जवाब, तो आसानी से दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। Diagonal drawn from a vertex of a polygon with n side. Diagonal drawn from a vertex of a polygon with n side is what? Here's a summary from Byju's. Number of diagonals equals n. So let's see what will be your right answer for this question, और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। तो सवाल का जवाब मिल रहा है आपके सामने। ओके, बी होगा n-2, 2n+1, n-2, 5n+2 या n-3। देखो अगर हम बात करें एक n भुजा वाला है, समझना ध्यान से, मैं बना देता हूं उससे ही आपको क्लियर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। रुकिएगा एक बार। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक षटभुज है, 1 4 ओके, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ये षटभुज, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, देखते रहो। ये विकर्ण निकालने का, हाउ मेनी विकर्ण कितने, उसने क्या बोला है, शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, यानी इस वाले शीर्ष से आप कितने विकर्ण खींच सकते हो, बात ये है। वो नंबर ऑफ डायगोनल नहीं पूछा, नंबर ऑफ डायगोनल सबको पता है कि n इंटू n-3/2 होता है, ये नहीं पूछ रहा है,
ठीक है ना। ये क्या पूछ रहे हैं कि इस एक सिर से मैक्सिमम कितने विकर्ण खींच सकते हो। अब देखो इसमें टोटल कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं विकर्ण खींचता हूं 1 2 3। इसके अलावा तो विकर्ण नहीं खींचेगा ना। किसी भी भुजा से आप खींचोगे तो यही विकर्ण खींच सकते हो ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में मिली हुई हैं। अगर मैं इससे खींचता हूं तो कितने खींचेंगे। अब कोई भी आकृति ले लो, मैं इसलिए एग्जांपल से समझा रहा हूं। चलो इससे खींचते हैं 1 2 और 3। भाई 7 वाली भुजाओं को छोड़ना पड़ता है ना, 7 वाली 2 भुजाओं को छोड़ना पड़ता है ना। तो टोटल भुजाएं कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। 6 भुजाएं थी। और कितने विकर्ण खींच रहे हैं इससे, एक तो इससे तो जा ही रहा है, 3 वर्टेक्स छोड़ करके, तो 1 2 3। तो 6 माइनस का 3 बराबर 3, यानी n-3। याद रहेगा। राइट ऑप्शन ये। आप इसको पंचभुज बना लो, आप चतुर्भुज बना लो, जो आप चाहें। आप इसको चतुर्भुज से बना लो। देखो इसमें 4 भुजाएं हैं, इस चीज से कितने विकर्ण खींच सकते हैं, सिर्फ एक ही तो खींच सकते हो। तो 4 भुजाएं थी, 4 में से 3 निकाल दो। तो एक कोने से, एक शीर से कितने खींचेंगे, एक ही विकर्ण खींच सकता है ना। अब समझ में आ गया क्या था मीनिंग, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ गई बात क्या मैं बताना चाह रहा था। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो जब भी उसने बोला एक वर्टेक्स से कितने खींच सकते हो, ये आपको बताना था, आपने बता दिया। वन मोर क्वेश्चन, चलो। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग होता है। ओ माय गॉड, इतना आसान सवाल मैं कैसे दे सकता हूं आपको, ये तो हलवा सवाल है। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग, यानी द सम ऑफ द 4 एज एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट, 180 360 270 या नन ऑफ दीज। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग कितना है, ये सब जानते हैं। ये चारों अंतः कोणों का टोटल 360 होता है। ये मैंने बताया भी आपको कि अगर किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालना होता तो क्या करते हैं, कोई भी पॉलीगन है उसका निकालते तो क्या होता है, n-2 इंटू 180। आप किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालेंगे तो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला, n-2 इंटू 180। बहुत इजी है, ठीक है ना। n-2 इंटू 180। सोच रहा हूं 30 सवाल कर रहा हूं, पेपर पास में है तो सोचो 30 के 30 सवाल पर डे 30 क्वेश्चन कराऊं, एक प्रैक्टिस सेट पूरा कराऊं, ये सही रहेगा ना आकांक्षा। भाई पेपर बिल्कुल पास में आ गया है तो सोच रहा हूं कि 30 के 30 क्वेश्चन ही कराऊं, प्रैक्टिस सेट पूरा कराऊं। मैं 30 क्वेश्चन करा के जाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो 30 क्वेश्चन बनाए तो 30 ही कराएंगे पूरे, उसमें कितना भी टाइम लग जाए इट वुड बी। और मैं फ्री भी हूं आज, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी बहुभुज के, फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा पंचभुज का बताओ, षटभुज का बताओ, 8 भुजाओं वाले का बताओ अंतःकोण, तो क्या करते हैं, तो जितनी n नंबर ऑफ भुजाएं, तो 4 भुजाएं होती हैं, तो आपने कहा ओके, तो 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 180, दैट इज व्हाट 2 इंटू 180 इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 360। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। 5 का पूछता तो क्या करते हैं, 5 माइनस 2 कर देते हैं कि किसी की 5 भुजाएं, पंचभुज का आंतरिक टोटल कितना होगा, तो इसको ऐसे निकालेंगे 3 गुना 18, 18 3 54, दैट इज 540, ठीक है ना। ओके। 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाण 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष भुजाएं हैं। 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं कौन सी हैं, एक 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 26 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स सी क्या मिलेगा जवाब। 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर है। अब सवाल, आप त्रिभुज की 2 शेष भुजाएं बताओ। क्या बात है, सबने आंसर बोला डी 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 डी। तो देखो एक 24 सेंटीमीटर आधार वाला समकोण, ये है समकोण त्रिभुज, 24 सेंटीमीटर का आधार है, उसका जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, ये L है, सपोज ये B है और ये H है, तीनों भुजाओं का टोटल होता है। यानी अगर हम बात करें L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू 60, और आपको B दिया हुआ है
तो L प्लस एच इज इक्वल टू 60 माइनस का 24, दैट इज L प्लस एच इज इक्वल टू कितना, आपने कहा 60 में से 24 घटा दो 36, इन दोनों का टोटल 36 है ना, ये तो है। अब देखो यहां पर 36 को पहुंचाना था। अब ये समकोण त्रिभुज, ये भी बात समझ में आएगी कि जो वैल्यू आपको यहां पुट करनी होगी वो, ये भी तो प्रॉपर्टी है कि एल स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको इधर में ले आऊं तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर। अब आपके सामने दोनों इक्वेशंस हैं, एक ये, अब इन दोनों को पुट कर दो। हाँ जी, अगर हम बात करें तो सिंपल थ्योरी है, अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो शायद आप आसानी से इस बात को पहचान पाए। अगर मैं इसको डायरेक्टली समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी सॉल्व करूं, जो ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी आप हमेशा जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी भुजाएं आपके सामने दी हैं उन भुजाओं का आपको वर्ग करना है, और जो भुजाओं का वर्ग जोड़ करके आ जाए बस वही तो है, वही उसका आंसर है। तो अगर इसको बाई ऑप्शन भी आप लेना चाहेंगे तो यू कैन यूज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आपने कहा है ऑप्शन नंबर डी। डी कौन कौन बता रहा है भाई, हाँ बिल्कुल, डी कौन कौन बता रहा है भैया, मुझे ये भी बता दो। हाँ जी, अगर मैं डी को भी पुट करता हूं कि उसके परिमाप है, भुजाएं कितनी है, आधार 24 है, तो अगर ये 10 का मानते हो और ये 26 का मानते हो तो क्या प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है, जरा मुझे बताओ भाई। इसका वर्ग कितना होता है, 26 का 1276 होना चाहिए, और 24 का वर्ग कितना होता है 576 भाई। नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, 26 का तो इतना नहीं होता, 24 का होता है 576, माफ करिएगा, 576 प्लस 10 250, 676। तो क्या 26 का वर्ग कितना होता है, 676 होता है। आपने कहा बिल्कुल सर, एकदम सही कह रहे हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। या तो आप इसको सॉल्व कर लें, यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो हो भी जाएगा, अदरवाइज 10 24 26 का आप ट्रिपलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। देखो मैं बता दे रहा हूं, 10 24 और 26, 5 12 और 13, याद आया कुछ। अगर मैं इसको सेम रेशियो से डिवाइड करूं तो मुझे ट्रिपलेट निकल आएगा ना 5 12 13 का, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था जब ट्रिपलेट रेशियो में जब चलते हैं तो वो एक जैसे चलते हैं। बात समझ में आ गई, जो ट्रिपलेट होते हैं वो रेशियो में चलते हैं, यानी अगर 3 4 5 का है उसमें 2 2 की गुणा कर दोगे तो 6 10 और 6 8 10 का भी बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आप इसको या तो इतने बड़े तरीके से कर लो, या फिर छोटा 24 यहां पर था, ट्रिपलेट आपको पता है 5 12 13 का होता है, तो इसको देखो अगर 10 मानते हो, 2 5 10 13 और 12, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको आता ही है। यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, एक और सवाल लेते हैं फिर। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का प्रकार बताओ भाई, इसको तो कोई भी बता देगा। हाँ ओके शफी, बाय बाय, चलो मैं भी चलता हूं, अगर आप सब चल रहे तो मैं भी क्या करूंगा, 25 क्वेश्चन करा के निकलते हैं। चलो, तो सब जानते हैं ना, अभी मैंने बताया इससे पहले वाले में 5 12 और 13 का तो ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट से क्या बनता है, उससे समकोण त्रिभुज बनता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये 12 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना, बराबर हो जाएगा ना पूरा, तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए है, या बी या सी या डी, आपने कहा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सब, कोई बात नहीं। यदि x के x% का मान 36 है तो x क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ x% ऑफ x इज 36 देन x इज व्हाट। हाँ, कोशिश तो मैं यही कर रहा हूं कि डेली 30 कर रहा हूं। यदि x के x% का मान 36 हो तो x है, द वैल्यू ऑफ x% ऑफ x इज 36 देन x इज व्हाट।
तो देखते हैं क्या मिलता है सही जवाब। आपने कहा बड़ा आसान सवाल था। x के x% इन x बटा 100 बराबर 36 है, तो x स्क्वायर बराबर 3600, x बराबर 3600 का वर्गमूल बराबर 60, तो x विल बी दी 60। क्लियर है भैया, समझ में आ गई बात? कोई ऐसा साथी जिसको समझ में ना आई हो तो यू कैन आस्क। क्लियर है, बात समझ में होगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, प्रॉब्लम नहीं है तो 60 इज द राइट आंसर। ये अच्छा, एक इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दिखा है, इसको 60 कर, दोनों 50 लगे 60। अच्छा, ये ऑप्शन 2 बार टाइप हो गया, माफ करिएगा, इट्स 60। क्लियर है? तो आप सब लोगों ने कहा है कि अब क्लास को बंद किया जाए, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, कल से कोशिश करेंगे आप रुके और 30 के 30 क्वेश्चन हम आपको करा के जाए। तो दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।